Hello everyone and welcome back to my channel Soumya's Knowledge Circle, and today we are going to start class 10th NCERT Math Solution। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पहले पढ़ेंगे और उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। कि इंट्रोडक्शन अगर आपने पढ़ लिया तो आप कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं और आपका आगे टाइम भी बचेगा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आपका 2 में आएगा। आज हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आपका बहुत जल्दी कल अपलोड हो जाएगा इवनिंग 5 बजे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग। बेसिक चीज़ आपको पता होगी, लेकिन फिर भी एक समरी कर लेते हैं ताकि अगर भूल भी गया हो तो आपको याद आ जाए। सो फर्स्ट वन इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको आप काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो राउंड ऑफ के नंबर होते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 सो एंड आगे आपको जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब नेचुरल नंबर्स होंगे। बट डिफरेंस इज़ दैट इसमें फ्रैक्शंस नहीं आएंगे, डेसिमल्स नहीं आएंगे, पॉइंट्स नहीं आएंगे, राइट, और ज़ीरो नहीं आएगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, इसको हम एन से डिनोट करेंगे और ये 1 2 3 4 5 जितना आते हैं वहाँ तक होगा। नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, मतलब ऊपर अभी हमने जो लिखा है, लेकिन उसके साथ साथ ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाएगा। और अगर आपको कोड याद करना है, आपको नहीं, कभी कभी लोग सोच लेते हैं नेचुरल में ज़ीरो आता है, होल में ज़ीरो नहीं आता है, तो आप एक कोड याद कर लो। होल वर्ड देख रहे हो, इसमें ज़ीरो आता है, ज़ीरो ओ के बराबर दिखता है, ठीक है। तो होल में, होल नंबर्स में ओ आता है, इसलिए समझो यहाँ पे ज़ीरो आएगा। तो आप ऐसे हिंट बना के चीज़ें याद कर सकते हैं। तो यहाँ ज़ीरो आएगा प्लस ये सब जितना होल नंबर। एक और क्वेश्चन आता है, होल नंबर में नेचुरल नंबर्स आते हैं कि नहीं, तो वो ट्रू होगा। लेकिन अगर बोलेंगे कि नेचुरल नंबर में क्या सब होल नंबर्स आते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में भी सारे नंबर्स आते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकें, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव भी आएंगे प्लस नेगेटिव नंबर भी आएंगे और साथ में ज़ीरो भी आएगा, मतलब +1 +2, राइट, और ज़ीरो, -1 -2 -17, कुछ भी प्लस माइनस, लेकिन राउंड में होना चाहिए, डेसिमल और पॉइंट में नहीं। और ज़ीरो भी आएगा। होल नंबर को सबके पहले को एन का, नेचुरल नंबर का एन है, यहाँ एन डिनोट करते हैं, होल नंबर का डब्लू, तो होल नंबर को डब्लू से करेंगे। इंटीजर आई से शुरू होता है तो इसको आई से डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर में रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल दोनों आते हैं, मतलब रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल। सो लेट्स स्टार्ट विथ नेचुरल नंबर्स, सॉरी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ये P/Q के फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, जिसमें P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर मैंने आपको बताया है, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन Q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। ऑल्दो ज़ीरो भी नेचुरल नंबर है, बट Q ये कंडीशन है रैशनल नंबर की, नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सभी इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल P/Q लिखा है, समझो 3/7, तो ये तो रैशनल है ही, 3 भी रैशनल है, 7 भी रैशनल है। कैसे? हम 3 को 3/1 लिखेंगे, रैशनल बन गया। 7 को 7/1 लिख देंगे, रैशनल बन गया। सिर्फ उसको P/Q के फॉर्म में ही करना है तो वो बन जाता है। नेक्स्ट आता है इरैशनल नंबर्स, राइट। तो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो, जिनको हम P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन इरैशनल P/Q के फॉर्म में नहीं होंगे, नहीं, ये क्रॉस का साइन है, ठीक है। ओके, रैशनल नंबर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं Q के फॉर्म में, और इरैशनल Q ऐसे डैश लग जाता है ऊपर, ठीक है। तो P/Q के फॉर्म में नहीं होना है, क्लियर। जैसे इसके और एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं, 1 सेकेंड। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने √2 लिखा, √3 लिखा, √5। रैशनल इरैशनल नंबर मेनली रूट के फॉर्म में होंगे जो, तो वो हो जाते हैं प्लस। ऐसा नहीं है कि आप √4 लिखे तो ये भी इरैशनल हो गया। √4 इरैशनल नहीं है, क्योंकि √4 की वैल्यू 2 है और 2 को हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? रैशनल हो गया। तो रूट में कौन से आएंगे? ऑल प्राइम नंबर्स, मतलब जिनका फैक्टर्स करके आप उसका स्क्वायर रूट नहीं हटा सकते। तो √3, √5, √7, √9 नहीं होगा, 4 नहीं होगा,
√16 नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है, √9 की वैल्यू 3 होती है। तो ये सब इरेशनल नंबर्स में नहीं आएंगे, ये नंबर्स आएंगे। या कोई डेसिमल में होगा या कोई पैटर्न चलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके बुक में है 0.010010001, ठीक है। ये सब नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको आप क्या है डेसिमल के फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन उनका कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऊपर लिखा था 3/7, इसको आप अगर पॉइंट में निकालो, अंदर 3 रहेगा, ऊपर 7 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 4 ज़ा 28 ऐसे। तो पॉइंट में निकालोगे तो आपके इरेशनल होंगे, लेकिन और ये कौन से होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब डेसिमल तब आएगा ना जब आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं होना चाहिए। रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेट होते हैं। और दूसरा वर्ड है, ये आपने क्लास 9 में चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, नॉन रिकरिंग, ठीक है। नॉन रिकरिंग होते हैं इरेशनल नंबर। कैसे नॉन रिकरिंग, मतलब कि आपका कभी कुछ नंबर डिवाइड करो तो आपको आता है ना 3.33333 चलता जाता है, दिस इज़ नॉन रिकरिंग, ठीक है। मतलब ये रिपीट हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। और इसको हम रिकरिंग कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लिखे हैं कि ये रैशनल नंबर जब डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो नॉन रिकरिंग होना चाहिए, मतलब ऐसे रिपीटिशन ना आए, ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर बचपन से पढ़ रहे हो आप। प्राइम नंबर मतलब होता है ऐसे नेचुरल नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और दूसरा वो इटसेल्फ होगा। मतलब कोई भी नंबर, जैसे हम मैं 5 को ले लूँ, 5 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 एक तो खुद के टेबल में आता है इटसेल्फ में, और दूसरा 1 के टेबल में। 1 के टेबल में भी सारे नंबर आते हैं और हर नंबर खुद के टेबल में तो आता ही है। इसका मतलब प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे 5 का हम करेंगे तो एक तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 5 सा 5 होता है, एक 5 को क्योंकि 5 1 सा 5 होता है, ठीक है। मतलब 2 प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है एंड सो ऑन। ये सब नंबर आपके प्राइम नंबर्स हैं, करेक्ट। और अगर बात करें 1 की, तो 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है। अभी मैं कॉम्पोजिट बता दूँ, फिर आपको 1 के बारे में भी बताऊँगी। कॉम्पोजिट मतलब जिसके 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स हो, मोर देन 3 फैक्टर्स। प्राइम में हमेशा 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक वो नंबर खुद होता है। कॉम्पोजिट में 3 फैक्टर होते हैं, एक 1 तो होगा ही, एक वो खुद इटसेल्फ भी होगा, लेकिन एक तीसरा भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 का प्राइम फैक्टर करूं, 6 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 6 खुद के टेबल में भी आता है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 6 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो इसके 3 फैक्टर ये हो गया और छठा वो खुद हो गया, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गए। मतलब प्राइम नंबर के अलावा जो भी रियल नंबर्स हैं वो सारे कॉम्पोजिट होते हैं। लेकिन 1 की बात करें तो 1 नीदर प्राइम नंबर है नॉर कॉम्पोजिट है। क्यों? प्राइम नंबर ये इसलिए नहीं है क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो है 1। तो प्राइम नंबर होने के लिए हमें 2 फैक्टर चाहिए, ठीक है। तो 1 इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। कॉम्पोजिट के लिए हमें 2 या 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए। तो 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, तो 1 आपका ना ही प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये क्वेश्चन आपको कभी पूछ सकते हैं, ठीक है। और कॉम्पोजिट नंबर के एग्जांपल क्या होंगे? जो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 1 और 2 प्राइम नंबर है, 3 भी है प्राइम नंबर, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, ये सब कॉम्पोजिट है एंड सो ऑन। और इन सब के बीच में जो बचते हैं वो सब प्राइम है। जैसे 1 अगर छोड़ दें तो 2 3 प्राइम है, देखो 5 यहाँ नहीं आया, 5 प्राइम है, 7 नहीं आया, 7 प्राइम है, 9 नहीं लिख सकते, सॉरी 9 गलत हो गया, 7 8 9 10 11 आएगा। 9 कॉम्पोजिट है, प्राइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके कई सारे फैक्टर है, 1 है, 3 है, 9 है, ऐसे 3 हो गए, तो ये कॉम्पोजिट बन गया। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है।
अब हम आते हैं अपनी थ्योरम्स पे। तो आपकी बुक में जो थ्योरम नंबर 1.1 है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, तो ये थ्योरम बोलो या एल्गोरिथम बोलो, ठीक है। तो पहले जो स्टेटमेंट आपकी बुक में लिखा है हम वो पढ़ते हैं। आई नो ये पढ़ के कुछ समझ नहीं आने वाला है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग। अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो वहाँ दो यूनिक इंटीजर भी होंगे क्यू और आर, जो सेटिस्फाई करेंगे कि आर की वैल्यू बी से कम होनी चाहिए और 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए मैं आपको नॉर्मल चीज़ दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक नंबर है जो 3/7 ही हमने लिख दिया था, या 7/3 चलो, ठीक है। 7 को अगर मैं डिवाइड करूँगी 3 से, 3 2 ज़ा 6 आया 1। अब देखो यहाँ पे 7 जो डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है। 3 जो डिवाइड करता है ये डिविज़र होता है, या डिवाइज़र आप जो बोलना चाहो। यहाँ जो आता है वो कोशंट होता है। ठीक है, जो बचता है दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। इसको मैं ब्रैकेट इसमें कर दूँ बॉक्स में। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा। जैसे ये डिवाइज़र है, डिविज़र, डिविज़र इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी डिविडेंड लिखना होगा पहले, डिविडेंड जो अंदर है। ठीक है, डिविडेंड को हमने अभी तोड़ फोड़ के फैक्टर से कर दिए हैं। ठीक है, तो 7 कैसे निकलेगा, 7 निकलेगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1 कर दो, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7 वापस ये आ जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र मल्टीप्लाई बाई दिस कोशेंट। ठीक है, फिर प्लस ये जो रिमाइंडर बचेगा, तो वापस हमें वही नंबर मिल जाएगा जो डिविडेंड ऊपर था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो वही है। यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड को 7 को ए मान लिया है, और जो बाहर डिविडेंड है उसको बी 7 को इन्होंने या ए मान लिया है, डिविज़र को बी मान लिया है, क्वोशंट को क्यू ही लिखा है और रिमाइंडर को आर कर दिया है। तो देख लो वो वही चीज़ है। डिविडेंड आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशंट प्लस आर। ठीक है, अब आपको समझ क्या होगा कि इसी को उन्होंने यहाँ पे एक नाम दे दिया। अब ये दोनों देखो डी से हैं, इसलिए डी को ए लिख दिया है, डिविडेंड को, डिविज़र को बी लिख दिया है, क्वोशंट क्यू को क्यू रहने दिया है, रिमाइंडर आर को आर रहने दिया है। और यहाँ कंडीशन क्या अप्लाई है, रिमाइंडर बी से छोटा होगा, मतलब 1। ये जो 1 है ऑब्वियसली 3 से छोटा ही होगा। मान लो यहाँ माइनस करने पे 3 बचता अगर, तो हम 3 1 ज़ा 3 कर लेते ना, फिर 0 आ जाता। तो हमेशा रिमाइंडर इस डिविज़र से छोटा ही होगा। जैसे ही रिमाइंडर बराबर हो गया हम फिर से तो कटिंग कर सकते हैं ना, इसलिए ये कंडीशन अप्लाई होती है। और रिमाइंडर 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं, 0 आएगा तो आपका पूरा कट हो गया फिर तो ये। ठीक है, तो ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आया, इसका मतलब क्या होता है। रिमाइंडर हमेशा डिविज़र से बड़ा होगा, छोटा होगा, और 0 से बड़ा होगा। यही सेटिस्फाई अगर हो जाएगा तो ये एप्लीकेबल है। अब इसका यूज़ कैसे है, ये जो हमने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ आपके बुक में जो पहला एग्जाम्पल दिखाया है कि आप HCF कैसे निकाल सकते हो, हम वही एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल था आपकी बुक का कि HCF ऑफ इंटीजर्स 4 5 5 एंड 42, आपको इसका HCF निकालना है। ठीक है, तो हम इसमें HCF इस मेथड से नहीं करने वाले हैं, हम इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो 4 5 5 इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 42 से। क्लियर, तो 42 1 ज़ा 42 माइनस किया 3 बचा। ठीक है, ये 5 हमने उतार दिया। अब तो ये जाएगा नहीं क्योंकि हमने एक 5 उतारा है, तो हम 0 करेंगे, यहाँ 0 माइनस किया और 35, तो हमें क्या है, क्वोशंट मिल गया 10। ये आपका डिविज़र है, जो डिविडेंड है, ये डिविज़र है। ठीक है, एंड दिस इज रिमाइंडर, यहाँ नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपका रिमाइंडर है। क्लियर, सो ऊपर का जो फॉर्मूला आपको याद है, मैं ये फिर से लिख देती हूँ, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड बाहर लिखना है तो A की जगह हम 4 5 5 लिखेंगे। और 4 5 5 कैसे आया, 42 को 10 से मल्टीप्लाई किया, B 42 है, 10 क्यूब है, रिमाइंडर हमें मिल गया 35। अब हम ये चीज़ तब तक करते रहेंगे जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। ठीक है, अब देखो जो हमारा रिमाइंडर है, अब ये हमारा
डिवाइज़र बन जाएगा। तो हम ये यहाँ लगाएंगे, ठीक है, मैंने ये लिख दिया तो गंदा हो गया, आप मत करना। और 35 ये है, और जो यहाँ डिवीज़र था वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा 42। सिंपल है, 35 रिमाइंडर आया, ऐसे लगा दो, अपने आप ये बाहर आ जाके डिवीज़र हो जाएगा। और जो यहाँ था इसके बाद हमेशा ध्यान देना, ये सब नहीं देखना है आपको, इसके इधर जो नंबर है हमको उससे डील करना है, ठीक है। तो 35 1 जा 35, क्लियर, माइनस किया 5 किया 7 आया, यहाँ -0 कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब ये रिमाइंडर हो गया, जो सॉरी अब ये नया रिमाइंडर बन गया, और ये रिमाइंडर हमारा जो पहले रिमाइंडर हुआ करता था अब ये डिवीज़र बन गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 42 जो अंदर था उसको हम बाहर ले लेंगे क्योंकि ये डिविडेंड है, और 35 × 1 करेंगे, 35 × 1 और प्लस जो रिमाइंडर 7, अभी भी 0 नहीं आया, अब 7 जो हमारा रिमाइंडर था ये बन गया डिवीज़र फिर से, और ये 35 हमारा अंदर। अब 35 डिवाइड हो जाएगा, 7 5 जा 35 आ गया 0, ठीक है। तो हम 35 यहाँ लिखेंगे, ये जो है यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ऐसे होता जाएगा। 7 × 5 और प्लस रिमाइंडर बच गया 0, ठीक है। जब 0 आ गया हमको यहीं पे फुल स्टॉप हो जाना है, यहीं रुक जाना है। अब HCF कैसे निकलेगा, HCF जो सबसे लास्ट का डिवीज़र होता है वही हमारा HCF होता है, लास्ट का डिवीज़र। हमें सिर्फ डिवीज़र और रिमाइंडर पे ध्यान देना है, डिविडेंड अंदर वाला नहीं। तो डिवीज़र जो लास्ट वाला है जो इस लाइन के इधर है, 35 नहीं, ये 7, ये आपका HCF बन गया। तो ऐसे आप HCF निकाल सकते हो। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको करना आता है, बट आपको नई चीज़ ये सीखनी थी, क्लियर। सो नाउ हम थ्योरम नंबर 1.2 पे आते हैं, जो आपकी बुक में लिखा है। ये आप आज के पार्ट 1 का लास्ट टॉपिक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम में लिखा क्या है ये मैं पढ़ देती हूँ, समझाऊँगी मैं आपको हिंदी में ताकि आपको समझ में आए। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर जिसके फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं उसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो उसके प्रोडक्ट प्राइम नंबर के प्रोडक्ट होंगे, मतलब प्राइम नंबर प्रोडक्ट में आएंगे। एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और उसका जो फैक्टराइजेशन है वो बहुत यूनिक होता है। कैसे, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, किस ऑर्डर में प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलो मैं सिंपल बताती हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एक छोटा सा कॉम्पोजिट नंबर हम ले लें, 6 कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे, क्योंकि 6 के एक तो खुद 1 भी होता है फैक्टर, एक 2 भी होता है, एक 3 भी होता है, और अगर 6 लिखना चाहें तो 6 भी होता है, तो 4 निकल गए। इसका मतलब 6 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। ऐसे करते हैं, 6 लिखा, फैक्टर निकालते हैं। अब फैक्टर हम लोग जब निकालते हैं तो बेसिक हमारे माइंडसेट क्या रहता है कि सबसे छोटे नंबर से शुरू करें। अगर ये इवन है तो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हमें 2 से ही स्टार्ट करना है, हम किसी से भी कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपका मैथमेटिक्स फ्लुएंट चले तो हम, नियम तो नहीं है लेकिन फिर भी छोटे नंबर से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो क्या अगर मैं पहले 3 से कर दूंगी, 3 2 जा 6, तो क्या आंसर सही नहीं आएगा? तब भी सही आएगा, 2 1 जा 2। तो ये जो लिखा है ना अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, तो चाहे 2 3 लिखो या 3 2 लिखो, आंसर सेम आना है। तो 6 के हमें क्या मिल गया, 2 × 3, या फिर 3 × 2, ये भी सही है, ये भी सही है। तो कोई ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, ये जो पहली लाइन लिखी थी, कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और इनका प्रोडक्ट मिलके हमें कॉम्पोजिट नंबर दे रहा है। 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, दोनों का प्रोडक्ट मिलके हमें कॉम्पोजिट नंबर दे रहा है। तो इस थ्योरम का मतलब यही है कि आपका ऑर्डर कुछ भी हो, आपका फैक्टर्स सही आएंगे, ठीक है। एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक का ही है, 32760, ठीक है। जैसे हम 32760, अब आप लास्ट का नंबर देख के बता सकते हो कि ये इसका फैक्टर किससे होगा। एक तो 2 से होगा क्योंकि इवन है, 3 से चेक करना पड़ेगा, नंबर्स ऐड कर दो, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो आएगा 7 और 6 13 और 14 15, 15 3 से जाता है, इसका मतलब 3 से भी होगा, ठीक है। 0 है तो 10 से भी होगा, 0 है तो 5 से भी होगा, और शायद 6 से भी हो जाए या 4 से भी हो जाए। बट अब हमें ज़रूरी नहीं है कि मैं 2 से ही स्टार्ट करूँ, मैं 3 से भी कर सकती हूँ, मैं 5 से भी कर सकती हूँ। बट बेसिक एटिकेट्स क्या कहते हैं कि हम छोटे नंबर से ही शुरू करें तो
ईजी जाता है, आप कोई नंबर भूलते नहीं। तो चलो हम 2 से ही शुरू करते हैं, बट कंपलसरी नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं। अगर आप 3 से स्टार्ट करना चाहो कर दो, सेम आएंगे, बस शफलिंग नंबर आएगा। तो दिक्कत क्या होती है, हम छोटे नंबर शुरू करते हैं, क्योंकि जब भी मान लो आप HCF LCM निकालते हो तो आपको अरेंजमेंट करने को बोला जाता है। तो जब यहाँ ऑलरेडी अरेंज रहेगा तो वही उठा के आप यहाँ पे टिप दोगे, ठीक है, कॉपी कर दोगे। बट अगर आपको आप 3 करें फिर 2 करें तो यहाँ आपको शफलिंग करनी होगी कि मेरा HCF LCM क्या आया, 2 × 3 × 5 × 6 आपको लिखना है 7, लेकिन आप क्या लिख रहे हो 3 × 5 × 7 ऐसे आया, तो आप ढूंढ रहे हो 2 आया था, हाँ आया था, तो मैंने यहाँ लिख रही हूँ। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, छोटे से शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 6, 2 × 3 = 2, 8 × 2 0 ज़ा। अब फिर से 2 से जाएगा, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 0 ज़ा 0, 2 × 4 = 8 कैरी 0, 9 × 2 = 9 ज़ा, 2 × 5 ज़ा 10। अब देखो यहाँ 2 ख़त्म हो गया, मतलब 3 से जाएगा, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15। अभी भी 3 से जाएगा, ऐड करके देख लो, 6 और 3 7 8 9 14 15, ठीक है। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। अब 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, 5 से करते हैं। 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5। अब 91 आया, तो 91 किससे आता है, 7 × 13 या फिर 13 × 7, 13 7 तो 91 होता है। तो चाहो तो पहले 13 से कर दो, चलो मैं उल्टा कर लेती हूँ इस बार। 13 7 = 91, 7 1 = 7, या उल्टा कर लेते 7 13 ज़ा और फिर 13 7 1 = 7 कर लेते, कुछ भी, ठीक है। चलो ये हो गया, हमारे फैक्टर्स बन गए। तो हम 3 2 7 6 0 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 2 टाइम्स × 5 × 7 × 13, ठीक है। तो देखो जब लिखना पड़ता है ना तो हमें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो अगर 13 पहले आ गया तो आपको शफल करना होगा। इसीलिए कोशिश हम लोग करते हैं कि पहले छोटे से करते हैं फिर बड़े से करें, ताकि हमको शफलिंग का झंझट ना रह जाए। क्लियर। तो आज के लिए पार्ट 1 में इतना ही, बाकी रिमेनिंग जो थ्योरम है या फिर जो भी आपको समझाना है वो पार्ट 2 में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग ईजिली समझ सकें। सो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मेरे चैनल पे क्लास 9 10 के वीडियोस और NCERT मैथ्स आना स्टार्ट हो गए हैं। 6 7 8 के ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो आपको पढ़ सकते हैं जाके, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे।